Hello friends, today again we are here with a very interesting topic, that is Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule comparative analysis. Earlier we had a discussion on Fleming's left hand rule and these topics belongs to the chapter magnetic effects of current. Before this topic, in my every lecture, in my every topic, I tried my level best to demonstrate each and every topic physically. इसके पहले जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए सारे के सारे फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊं। आज भी हम ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकली। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया भी था, हमने फिजिकली देखा भी था। ओके, हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को आज रिलेट करने की कोशिश करेंगे। If I recall Fleming's left hand rule is used to determine the direction of force acting on a current carrying conductor when it is kept in a magnetic field. Fleming's left hand rule को हम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जनरली यूज करते हैं जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। इस पर हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। आज भी फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। इफ यू स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड stretched mutually perpendicular to each other, and if forefinger indicates magnetic field, central finger indicates current, then thumb will indicate the force acting on a conductor. This we had a discussion earlier. Now what is the significance of Fleming's right hand rule? है ना, लेफ्ट हैंड रूल से तो हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट हैंड रूल का सिग्निफिकेंस क्या है? Fleming's right hand rule is used to determine the direction of induced current during electromagnetic induction. Let me recall electromagnetic induction. मैं आपको electromagnetic induction एक बार फिर से बता देता हूँ कि whenever a magnetic flux linking with the conductor changes, or whenever a conductor cuts the magnetic field, that means cuts the magnetic field means what? Cut करेगा, that means magnetic flux conductor के साथ change होगा। तो कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर, अगर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के साथ लिंक हो रहा है, अगर वो चेंज होता है तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट भी इंड्यूस होगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल को किसके लिए यूज करते हैं? फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। राइट हैंड रूल को किस में यूज करते हैं? इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने के लिए। नाउ द नेम सजेस्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड की जगह पे राइट हैंड स्ट्रेच करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा शॉर्टकट भी बताया हुआ था, आपने शायद लास्ट क्लास में मेरे देखा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट आई हैव टोल्ड यू, फादर मदर चाइल्ड वाला मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, है ना। तो राइट हैंड रूल में भी हम क्या करेंगे? राइट हैंड रूल ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब of right hand such that forefinger indicates magnetic field, thumb indicates the direction of motion of the conductor or force acting on the conductor. इसमें लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या कर रहे थे? फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे। राइट हैंड रूल में क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होगा? जब आप कंडक्टर को मूव करेंगे। तो मूव कब करेंगे? जब उस पर फोर्स लगाएंगे अल्टीमेटली। ओके, सो इन राइट हैंड रूल फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर और फोर्स भी आप बोल सकते हैं, एंड सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इफ यू रिलेट दिस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल इन बोथ द रूल्स, दोनों ही रूल्स में फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही थी, थंब फोर्स को इंडिकेट कर रहा था, और सेंट्रल फिंगर यहाँ पे करंट बोल रहे हैं, यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड बोल रहे हैं। लेफ्ट हैंड वी आर सेइंग ओनली करंट, क्योंकि करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा था। राइट हैंड रूल में हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट या करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन 2-3 डायग्राम्स एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल विद डिफरेंट डायग्राम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस पे कोशिश करूंगा कि राइट हैंड रूल को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये बात एकदम क्लियर है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बहुत सिमिलर है। लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के जो टर्मिनोलॉजीज है तीन फिंगर्स की हमारे, वो भी सिमिलर है। लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, राइट हैंड रूल को हम यूज करते हैं
इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, लेंजेस लॉ भी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो भी हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ यू सी दिस फिगर नंबर 1, इसमें मैंने क्रॉस बनाया हुआ है। ओके, सो दिस क्रॉस इंडिकेट्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी जहां पे क्रॉस बना हो इसका मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और कहीं पे भी अगर डॉट बना हो, जो कि आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा होगा, दिस डॉट इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैं आपको इसके स्केल के हेल्प से दिखाऊं, दिस पॉइंटेड एंड्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन, दिस क्रॉस इंडिकेट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है क्रॉस में, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, नाउ दिस ब्लू इंडिकेट्स द कंडक्टर। ए बी जो है यहाँ पे हमने ये कंडक्टर लिया हुआ है। इन बोथ द डायग्राम्स द कंडक्टर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो कंडक्टर मेरा राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। करंट का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ताकि कंडक्टर किधर मूव करे, राइट साइड में। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कि ए बी जो वायर है दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड केस में, थर्ड भी हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड केस में ए बी में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, ये मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड की हेल्प से आपको, रूल के हेल्प से आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा राइट हैंड रूल जो है वो क्या बोलता है। 4 फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स इंड्यूस्ड करंट, जो कि हमको लास्ट में पता चलने वाला है, थंब इंडिकेट्स फोर्स। ठीक है, तो 4 फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिट कर देते हैं। कैसा है, फर्स्ट केस में इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, थंब क्या इंडिकेट करता है, फोर्स को या वायर के मोशन को। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा था, मेरे राइट डायरेक्शन में, अगर मैं बोर्ड को फेस कर रहा हूं। इफ यू सी दिस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वायर इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर किधर इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड। दैट मीन्स in this case the current will be from B to A। ये जैसे ही आपका वायर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद दैट पर्टिकुलर वायर AB will change, due to which the current will be induced। This phenomena is called electromagnetic induction, जिसपे हमारा जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वायर में कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर से मैं आपको बता देता हूँ राइट हैंड रूल अप्लाई करके। 4 फिंगर क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, किधर है, अवे फ्रॉम मी। सेंट्रल फिंगर किधर इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रल फिंगर इज इंडिकेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए। लेकिन अगर हम भाई सेकंड डायग्राम में देखें, सेकेंड डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ द वायर तो सेम है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, आउट ऑफ द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो 4 फिंगर इंडिकेट कर रहा था, ये हो गया आउट ऑफ द फील्ड। अब वायर किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम मी, ये हो गया। अब ये अप्लाई किया, ठीक है, अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउट, अवे फ्रॉम मी। This central finger is indicating downward. That means in AB, in second case, the direction of current will be from A to B. A to B. ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा वायर का और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम रहेगी दोनों केसेस में, तो फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। आप अप्लाई करके इसको देख भी सकते हैं। ये मैंने 2 केसेस बताए, एक केस में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर था, सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, थर्ड केस हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी वेक्टर।
और ये मैंने एक सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर एक वायर करके ऐसा बेंड कर लिया है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। वी में से इट एज आर्मेचर, एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर का फ्रेम है। ओके, नाउ इन दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अवे फ्रॉम मी। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लियर आपको दिख रहा है ब्लैक एरो से, देयर इज नो डाउट इन दिस। द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय a black arrow away from me. Now if this AB side will go downward, ये जो AB वाला साइड है इसको मैं ऐसा नीचे की तरफ लेके जाऊं तो CD वाला साइड ऑटोमेटिकली आप बाहर आएगा, दिस CD विल कम अपवर्ड। ठीक है, ये ऐसा मूव होने वाला है। दिस इज साइड AB एंड दिस इज साइड CD। दिस आर्मेचर ये ऐसा रोटेट होता है ना, जैसे मान लीजिए एक फ्रेम है और ये रोटेट हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग। ओके, सो दिस इज गोइंग टू डाउनवर्ड। AB को मैं इनिशियली डाउनवर्ड ले जा रहा हूँ, CD अपने आप बाहर आएगा। नाउ इफ दिस AB इज गोइंग डाउनवर्ड, तो AB पे हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, राइट हैंड डायरेक्शन में। अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब into the plane of paper inside AB। if you see, मैंने क्या बोला, AB नीचे की तरफ जा रहा है। करंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, B to E। ठीक है, फिर से एक बार अप्लाई करके देख लो। मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम मी, AB side is going down into the plane of paper, central finger is indicating downward, so the direction of current will be from B to A। CD साइड बाहर आ रहा था, इस पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। हालांकि करंट अगर इस साइड में डाउनवर्ड है तो ये पूरा ऐसा सर्कुलेट होने वाला है। ठीक है, स्टिल वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इनसाइड CD आल्सो जस्ट टू चेक। इसमें अगर नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली इसमें ऊपर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं अभी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फिर से अप्लाई करते हैं। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम मी। Now this CD is coming upward, CD बाहर की तरफ आ रहा था क्योंकि AB अंदर की तरफ जा रहा है। Now see the direction of central finger, D to C, D to C। Okay, so this is very much clear. I think this is Fleming's right hand rule, which is used to find out the direction of induced current. The parameters, if you see, very much similar. इसमें मैंने थंब लास्ट में लिखा हुआ है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमको लास्ट में मिलता है। इसमें मैंने सेंट्रल फिंगर लास्ट में लिखा हुआ है क्योंकि हमको करंट इंड्यूस्ड लास्ट में मिलता है। अदरवाइज द पैरामीटर्स आर सेम। हियर आल्सो फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, हियर आल्सो फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, हियर आल्सो थंब इंडिकेट्स फोर्स, हियर आल्सो थंब इंडिकेट्स फोर्स, हियर सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स करंट, हियर आल्सो सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स करंट इंड्यूस्ड। So you see the parameters are same, and in both the cases you have to stretch all these three fingers mutually perpendicular. Okay, so this is Fleming's left hand rule. Recall of Fleming's left hand rule, which is used to determine the direction of force, and right hand rule is used to determine the direction of induced current in electromagnetic induction. ओके, ये तीन एक्सिस मैंने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बनाई थी, दोनों तरफ थ्री डायमेंशनल एक्सिस। ऑल दीज थ्री फिंगर्स मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये नीचे की तरफ ऐसा जा रहा था, तो फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा था, फ्लक्स को कट करेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता, किसी सरफेस से जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। इससे एरिया वेक्टर कैसा आने वाला है, ऐसा आउटवर्ड। इफ यू ड्रॉ दिस फॉर दिस सरफेस, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, उस डायरेक्शन में है। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री इनिशियली। अब जब ये पूरा रोटेट होगा ऐसे 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, तो अल्टीमेटली हमको अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये थीटा चेंज होने वाला है। सो ड्यू टू चेंज इन थीटा दिस फाई विल चेंज, फाई इज फ्लक्स। ठीक है ना, ऐसे आर्मेचर जब पूरा 360 डिग्री रोटेट होगा, एंगल चेंज होगा। जब एंगल चेंज हो रहा है 0 to 360 डिग्री, तो फाई चेंज होगा, दैट मींस चेंजिंग फ्लक्स।
चेंजिंग फ्लक्स दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, क्योंकि कंडक्टर कहाँ पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है. ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लेंजेस लॉ भी हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. लेंजेस लॉ इज अगेन यूज्ड to find out the direction of induced current during electromagnetic induction. हमने इसको सर्कुलर लूप के लिए पढ़ा हुआ है. In this if you see, whenever there will be a relative motion between a coil and the magnet, then the EMF will be induced and current will be induced. This phenomena is also called electromagnetic induction. जब आप मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप को ज़्यादा क्रॉस करेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लूप को ज्यादा क्रॉस करेंगे. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल. नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल दैट मीन्स फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर विल इंक्रीज. यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स कॉइल. अगेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर विल इंक्रीज. अब हमको ये देखना है कि कॉइल में करंट कैसा प्रोड्यूस होने वाला है. इन कॉइल व्हाट काइंड ऑफ करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. वी हैड अ डिस्कशन ऑन क्लॉक रूल. मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए वापस से क्लॉक रूल. एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ करंट, नॉर्थ पोल, clockwise circulation of current, south pole it will be indicated. Now what is the statement of Lenz law? Lenz law हमको क्या बताता है? Lenz law states that the direction of induced current in a coil will be such that it opposes its own cause of production. कॉइल में करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि अपने ही खुद के प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करेगा, मतलब जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है उस फिनोमेना को ही वो अपोज करेगा. Now in this, when the north pole is moving towards the coil, so what is the cause of electromagnetic induction? Movement of north pole towards the coil. तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, मैग्नेट को दूर भेजने की कोशिश करेगा. तो दूर कब जाएगा ये, जब यहाँ पे कौन सा पोल प्रोड्यूस हो, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो, लाइट पोल प्रोड्यूस हो, तभी तो उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा. तो क्या किया इसने, अपने कॉज को अपोज किया. ठीक है, तो whenever the north pole will move towards the coil, north pole will be induced. That means the circulation of current will be in anti-clockwise direction. When south pole will move towards the coil, again यहाँ पे cause क्या है, moment of south pole towards the coil. इसको फिर से क्या करेगा, दूर भेजने की कोशिश करेगा. क्या प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल. बस दोनों में जो गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा वो ऑपोजिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल मूव हो रहा है, यहाँ पे साउथ पोल टुवर्ड्स द कॉइल मूव हो रहा है. इन दिस केस नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, इन दिस केस साउथ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. दैट मींस इफ यू सी, इफ अ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, लाइक पोल विल बी इंड्यूस्ड. इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं एक लाइन में. व्हेन द बार मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द कॉइल, सेम पोल और लाइक पोल विल बी इंड्यूस्ड. यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे साउथ है तो साउथ इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, अब दूर जाएगा तो क्या होने वाला है. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट नाउ इन बोथ द केसेस. ये हो गया. ठीक है, अब क्या होने वाला है, बार मैग्नेट दूर जा रहा है. जब बार मैग्नेट दूर जाएगा तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल विल डिक्रीज. चेंज तो हो रहा है लेकिन, है ना. जब इधर आ रहा था तो जो डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा था, अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो प्रीवियस केस का ऑपोजिट डिफ्लेक्शन मिलेगा. साउथ पोल दूर जा रहा है, प्रीवियस केस का ऑपोजिट डिफ्लेक्शन मिलेगा. अगर पहले लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो अब किस में होगा, राइट में होगा. तो नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज इन बोथ द केसेस. चेंज होना चाहिए, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. ठीक है, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मींस करंट इंड्यूस होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट करंट विल इंड्यूस. नाउ इन दिस केस द कॉज इज द मोशन ऑफ नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल. तो इस कॉइल में कैसा करंट फ्लो होने वाला है, लेंज लॉ क्या बोल रहा था, अपने कॉज को अपोज करता है.
नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा? साउथ पोल। साउथ पोल दैट मीन्स क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ करंट। यहाँ पे द कॉज इज away movement of south pole, so which pole will be induced? North pole। तभी तो खींचने की कोशिश करेगा। What is the cause here? Moment of south pole away from the coil। ठीक है, so what will be the tendency of the coil to attract it, है ना? तभी तो ऑपोज करेगा। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल होगा, तभी ये साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, so 4 cases we had a discussion। If there will be no relative motion, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूं और फिफ्थ केस नंबर 5 ले लूं कि V is equals to 0, दोनों केसेस में अगर V equals to 0 ले लूं, V equals to 0 that means velocity of the bar magnet is 0, there is no relative motion, no relative motion, no electromagnetic induction, no induced current, no EMF, because there is no change in flux। एक जगह पे रख दोगे तो उतना ही फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा कॉइल के साथ। आगे पीछे करते रहेंगे तब तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। whenever there will be a relative motion with the coil of the bar magnet, then only the flux will change। if you keep static a bar magnet, how the flux will change? Flux will not change। no flux change, no induced current। okay, so I think this is very much clear। लेंस लॉ भी इंड्यूस्ड करंट के लिए हम यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हम इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, left hand rule for finding force, right hand rule for finding induced current, Lenz's law again for finding induced current in the coil। okay, so this is all about today's session। I think this is very much clear to you कि how to apply left hand rule, how to apply right hand rule, how to apply Lenz's law। okay, thank you so much। in the next class we will see the discussion on DC motor and AC generator। ठीक है, this concept that is force acting on a current carrying conductor is the principle of motor, and electromagnetic induction is the principle of generator। okay, so in the next class we will have a discussion on these, a very interesting discussion on these topics। okay, till that time, thank you।